बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिज़ाब चैनल के मुअज़्ज़िज़ सामीन अस्सलाम वालेकुम। रूह ने कल से कुछ नहीं खाया था। वो तो पानी का एक कतरा तक नहीं पी रही थी। खाया तो यारिम ने भी कुछ ना था, लेकिन उसकी हालत वैसी नहीं थी जैसी कि रूह की। वो चाहता तो उस पर सख्ती या ज़बरदस्ती कर सकता था, लेकिन कल जिस तरह से रूह उससे दूर हुई, वो उस पर बिल्कुल गुस्सा नहीं करना चाहता था। यारिम डर गया था कहीं वो सच में उसे छोड़ कर ना चली जाए। ये अलग बात थी कि उसकी पहुँच से दूर नहीं जा सकती थी। वो उससे जितनी नरमी बरत रहा था, वो इतना ही उसे मुंह नहीं लगा रही थी। यानी इनका गुस्सा, प्यार, सब कुछ बेकार जा रहा। बस एक ही रट के मुझे आपके साथ नहीं रहना, पाकिस्तान जाना है। उसने यारिम का दिमाग ख़राब कर रखा था। आज उसने शान और उसके सब साथियों को दावत पर बुलाया, जिसकी वजह से आज उसको ऑफिस जाना भी बहुत ज़रूरी था। लेकिन रूह को भूखा छोड़कर वो कहीं नहीं जा सकता था, इसलिए एक आखिरी कोशिश करने वो उसके कमरे में चला गया। और कल से भी इस कमरे में नहीं आया था, क्योंकि रूह ने कहा था कि उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती। वो उसे वक्त दे रहा था कि उसके साथ कंप्रोमाइज़ कर ले, क्योंकि ये बात तो वो भी समझ चुका था कि वो कभी अपनी मर्ज़ी से उसके साथ नहीं रहना चाहेगी। रूह, अब तुम मुझे मजबूर कर रही हो कि मैं तुम पर सख्ती करूं। प्लीज़ कुछ खा लो। आप मुझे जान से मार दें तब भी कुछ नहीं खाऊंगी। मुझे नहीं रहना आपके साथ। वो गुस्से से मुंह फेरते हुए बोली। उसके होंठ खुश्क हो रहे थे। रूह, मेरी जान, कब तक भूखा रहने का इरादा है? खुदा के लिए कुछ खा लो। क्यों कर रही हो तुम ये सब कुछ? इस तरह से भूखे प्यासे रहने से मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? ऐसा कुछ नहीं होगा रूह, ये सोच भी मुझे तकलीफ़ देती है। तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती, कहीं भी नहीं। इसलिए ये फजूल जिद छोड़ो और खाना खा लो। देखो, तुम्हारे चक्कर में मैंने भी कल से कुछ नहीं खाया। यानी को लगा शायद वो इसी का एहसास कर ले। मैंने आपके हाथ नहीं बांधे। रूह को उसका खाना ना खाना बुरा तो लगा, लेकिन वो उसके सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी। रूह, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम खाना खा रही हो या नहीं? वो अब गुस्से से बोला था। रूह को अचानक ही उसका थप्पड़ याद आया था। रूह ने सामने शीशे की तरफ देखा, जहाँ उसके गाल पर यारिम के हाथ का निशान था। यारिम उसके इस तरह देखने पर बेइख्तियार मुस्कुराया। मैं क्या करूँ जान, जब भी ये निशान जाता है तुम ज़रूर ऐसी कोई हरकत करती हो कि मुझे दोबारा से तुम्हें ये निशान देना पड़ता है, लेकिन अब मैं कंट्रोल करूँगा, आई प्रॉमिस। वो अपने लब उसके गाल पर रखते हुए बोला, जब रूह से धक्का देकर पीछे हुई थी। रूह, मैं कितनी बार बता चुका हूँ मुझे तुम्हारी ये हरकत नहीं पसंद। वो गुस्से से घूर कर बोला, मुझे आप पसंद नहीं है। रूह गुस्से से नाक फुलाकर बोली। यारिम बेइख्तियार मुस्कुराया था। शायद वो भूख और गुस्से की मिली जुली कैफियत में थी, मगर बहुत खूबसूरत लग रही थी। यारिम का दिल उसकी कुर्बत के लिए मचल रहा था, लेकिन फिलहाल वो रूह को तंग नहीं करना चाहता था। एक दिन की भूख तुम्हें ठीक नहीं कर सकती। तुम भूखा रहकर इस रिस्क की बेकदरी कर रही हो। तुम्हें अंदाज़ा भी है यहाँ लोग कितने दिन भूखे सोते हैं, और तुम सीधे तरीके से नहीं मानती। लेकिन मैं हूँ ना तुम्हारी अकड़ टिकाने लगाने को। एक दिन खाना ना खाने से तुम्हारी अकड़ नहीं जाएगी। अब जब तक तुम खुद खाना नहीं मांगोगी, कोई तुम्हारी मिन्नतें नहीं करेगा। यानी इतने कहकर उठकर बाहर निकल गया। इस वक्त शान, इसका ख़ास आदमी, मलिक और इसके बाकी सब आदमी इनके ऑफिस में डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। यारिम ने वाकई शान को उसकी गैंग का बादशाह बनाया था, लेकिन शान को इस बात की कदर नहीं थी। वो दूर बैठ के इसे धमकियां दे रहा था, लेकिन इस वक्त इसके सामने बैठा नज़र चुकाए खाना खाने में मसरूफ़ था। उसने नज़रें उठाकर यारिम की तरफ ना देखा। सच था, शान की सारी धमकियां सिर्फ खिज़र और शारिक के लिए थी। यारिम के सामने वो अब भी ज़ीरो था। यारिम बहुत दिलचस्पी से उसे देख रहा था। उसके इस तरह से नज़रें चुराने पर यारिम भी इख्तियार मुस्कुराया। इंसान को ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसके बाद वो नज़रें उठाने के काबिल ना रहे। यारिम ने मुस्कुराकर समझाना चाहा, जबकि उसके लहजे से ईशान को खतरे की बू आ रही थी। तुम लोग भी खाना खा लो। उसने सामने खड़े शारिफ और खिज़र को देखा। हमारे खाने का भी वक्त नहीं हुआ, खिज़र ने मुस्कुराकर जवाब दिया। शायद वो इसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे थे। डेविल, तुम तो हमारा साथ निभाओ, शान ने दोस्ताना अंदाज में कहा। मैं अपनी बीवी के हाथ का खाना पसंद करता हूँ। जब से शादी की है, इसके अलावा किसी और के हाथ का खाना पसंद नहीं करता। विक्रम कहाँ है? यारिम का जवाब सुनकर वो बात बदलने लगा था। उसी का तो गोश्त खा रहे हो। यारिम ने दोस्ताना अंदाज में उनके सर पर धमाका किया, जबकि अगले ही लम्हे डाइनिंग रूम का हाल बदहाल हो चुका था। शान और उसके साथ आए 11 लोग वॉमिटिंग करने में मसरूफ़ हो चुके। विक्रम ने मेरी बीवी की तरफ आंख उठाकर देखा। उसने खुद ही मुझे मजबूर किया उसके साथ ये करूं, वरना शायद वो भी आज तुम्हारा खाना बनने की जगह तुम्हारे साथ बैठकर खा रहा होता। लेकिन उसने मेरी इज्जत की तरफ आंख उठाकर देखा। यानी ने अपने सीने पर हाथ रखा था। शान, मैं नहीं चाहता कि विक्रम की जगह लोग यहाँ बैठकर तुम्हारा गोश्त खाएं। मौका दे रहा हूँ, संभल जाओ। यारिम, काज़मी रोज़ रोज़ मौका नहीं देता। मुझे माफ़ कर दो डेविल, मुझसे गलती हो गई। मैं तुम्हारे खिलाफ़ कभी कुछ नहीं करूँगा। तुमने मुझे डॉन बनाया और मैं तुम्हारे ही खिलाफ़ जा रहा था।
खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, माफ़ किया है इसीलिए अभी तक ज़िंदा हो गए। माफ़ ना करता तो तुम जानते हो तुम्हारा क्या हाल होता। बाकी की बातें रात में घर पे होंगी। उसे भी साथ ले आना। उसने मलिक की तरफ इशारा किया। इसे मलिक कुछ गड़बड़ लग रहा था। तुम्हारा ख़ास आदमी हमारा भी ख़ास है। मुझे यकीन है कि तुम ये दावत कभी भूलोगे नहीं। यारिम की बात पे पास खड़े शारिफ ने कहका लगाया, मैंने कोई लतीफ़ा सुनाया। उसने घूर कर शारिफ को नहीं देखा था। नहीं, वो दरअसल शारिफ ने कुछ बोलना चाहा। कुछ ज़्यादा ही सर चढ़ते जा रहे हो शारिफ, कंट्रोल में रहो। मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हारी औकात याद करवाऊँ। उसने गुस्से से घूरते हुए कहा था। रूह ने कुछ खाया? उसने घर आकर पूछा। नहीं सर, मैंने कुछ नहीं खाया। सर आपके लिए खाना लगाऊं? शिफा ने पूछा। नहीं, जब तक रूह कुछ नहीं खा लेती उसके हलक से वैसे भी कुछ नहीं उतरना था। वो कमरे में आया तो रूह परसों वाले कपड़ों में सुस्त सी हालत में बैठी थी। उसने अभी तक अपने बालों में कंघा नहीं किया। वो सर घुटनों में लिए ज़मीन पर बैठी थी। रूह, ये क्या हालत बना रखी है तुमने? हालत देखी है तुमने अपनी? यारिम ने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, जब रूह उसे धक्का देकर पीछे हुई थी। प्लीज़ मुझे हाथ मत लगाएं, दूर रहिए मुझसे। नहीं रहना मुझे आपके साथ। क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हैं आप मेरे साथ? नहीं रहना, प्लीज़ मुझे जाने दें यहाँ से। रूह रोते उसके सामने हाथ जोड़ने लगी। रूह, क्यों कर रही हो ये सब कुछ? मेरे पास वजह मेरी मोहब्बत है। प्यार करता हूँ मैं तुमसे, नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। और तुम किस हक से मुझसे दूर जाने की बात कर रही हो? वादा किया था तुमने, मुझे कभी छोड़ कर नहीं जाओगी। अब तुम कौन होती हो मुझे छोड़ने वाली? उठो, कपड़े बदलो, बाल ठीक करो अपने। मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता। यारिम ने एक बार फिर से इसे छूना चाहा था, जब रूह ने फिर इसे धक्का देकर खुद से दूर किया। रूह, ये तुम्हारी आखिरी गलती है। इसके बाद तुम्हें हर गलती की सज़ा मिलेगी। वो गुस्से से उठकर बाहर निकल गया था, लेकिन उसके लहजे में कुछ ऐसा ज़रूर था कि वो काँप कर रह गई। लेकिन हिम्मत नहीं आ रही। अब उसने सोच लिया था कि वो यारिम से मुझसे इसे दूर जाने की नहीं बल्कि तलाक की बात करेगी। दिन से शाम, शाम से रात हो गई। यारिम कमरे में वापस नहीं आया। नहीं, ना ही वो उस जगह से उठी। वो अपनी सारी हिम्मत जमा करके यारिम से तलाक की बात करने का सोच रही थी। खिज़र, शान और मलिक अभी अभी आकर उसके ऑफिस रूम में बैठे थे। वो एक हाथ में हमेशा की तरह ब्लेड लिए दूसरे हाथ से अपना सर दबा रहा था। शायद नहीं, वो यकीनन टेंशन में था, जबकि शान ये सोच रहा था कि उसको टेंशन देने वाला क्या अभी तक जिंदा है। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती उसके ऑफिस रूम तक आई। वो नहीं जानती थी कि अंदर कौन है। इससे पहले कि वो दरवाज़ा बजाती, वो उसकी आहट पहचान चुका था। अंदर आ जाओ बेबी। दस्तक देने के लिए उसका हाथ वापस गिर गया। यारिम ने एक नज़र दरवाजे की तरफ देखा। उसकी हालत दिन से भी बदतर थी। यकीनन वो अपनी तमाम तर हिम्मतों का अंबार जमा करके यहाँ आई थी। वो आकर इसके करीब रुकी। यारिम समझ चुका था कि इससे ज़रूरी बात करने आई है। मुझे आपसे तलाक चाहिए। मैं आपके साथ एक सेकंड नहीं रह सकती। लड़खड़ाती आवाज़ में उसने अपना जुमला मुकम्मल किया था। कमरे में बैठे बाकी तीनों वजूदों पर क़यामत गिरी थी। यानी मुश्किल से अपना गुस्सा कंट्रोल करते उसकी बात पर मुस्कुराया। यहाँ बैठो मेरे पास। उसने ना सिर्फ अपने पास रखी कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा, बल्कि हाथ पकड़कर उसे पास बिठा लिया। अगले ही लम्हे उसने एक ब्लेड निकाला और उस ब्लेड की मदद से उसकी कलाई पर डिज़ाइन बनाने लगा था। रूह ने दर्द की शिद्दत से अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम। शायद इस दर्द की भी कोई इंतहा थी। अपनी कलाई पर होने वाला हमला उसने 5 बार बर्दाश्त किया था। हाथ छुड़वाने की कोशिश में वो मुसलसल नाकाम रही थी। आप तो मुझसे मोहब्बत करते हैं? वो पूछे बिना रह ना पाई। आंसू से गला तर हो चुका था। इसके सवाल पर वो बेइख्तियार मुस्कुराया। मैं तुमसे इश्क करता हूँ। तो फिर ये सब ये दुनिया को बता रहा हूँ कि मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ उसकी गलतियाँ माफ़ नहीं करता, तो जिससे नफ़रत करता हूँ उनके साथ मैं कैसा सलूक कर सकता हूँ। अगले ही सेकंड मलिक कुर्सी से उठ गया था। उसके हाथ कांप रहे थे और माथे पर पसीने की बेतहाशा बूंदें थी। उठकर कमरे से बाहर भागा। कांप तो शान भी रहा था, लेकिन वो उठकर बाहर नहीं गया, जबकि यारिम के हाथ में अभी तक रूह की कलाई थी, जैसे वो अभी भी छोड़ने को तैयार ना था। मैंने क्या गलती की है? छठी बार ब्लेड अपने हाथ की तरफ आता देखकर वो पूछने लगी, मेरी जान, तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो ना? मुझसे तलाक चाहती हो? तुम्हारे लफ्ज़ों की सज़ा इससे बड़ी होनी चाहिए, लेकिन तुम्हारे मामले में मेरा दिल बहुत नर्म है। अगर तुमने दोबारा मुझसे दूर जाने की बात की तो मैं इसी घर के अंदर तुम्हारे लिए कब्र खोद कर तुम्हें ज़िंदा गाड़ दूँगा। फिर रोज़ सुबह उठकर उस पर फातिहा पढ़ा करूँगा। इसकी कलाई को सख्ती से पकड़ के वो बोल रहा था, खैर फ़िलहाल मैं कुछ बहुत ज़रूरी काम कर रहा हूँ, मगर तुम ये मत सोचना कि तुम्हारी सज़ा ख़त्म हो गई। उठो, जाओ कमरे में, मैं मीटिंग ख़त्म करके आऊँगा, फिर हम यहीं से शुरू करेंगे। वो एक एक लफ्ज़ चबा कर बोला था। रूह को अभी तक यकीन न आ रहा था, यारिम ने उसका हाथ काट दिया है।
इसे मलिक पर पहले दिन से ही शक था। उसे जब भी देखता उसे कुछ गड़बड़ होने का एहसास होता। उसे यकीन था मलिक उसे और शान दोनों को डबल क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस वक्त डेविल ने कुछ ना कहा। खिज़र शारिफ को भेजो कि मायरा को सालिम के घर छोड़ाए। क्या कर रही है मायरा, इस वक्त ठीक तो है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है। जब मैं यहाँ आया शारिफ और लैला के साथ खेल रही थी। उसे वापस भेज दो, माँ बाप को मिस कर रही होगी। ओके। वो हामी भरता बाहर चला गया। इन लोगों को भेजकर वो कमरे में आया था जहाँ वो बेड पे बैठी रो रही थी। खून अभी तक बह रहा था। उसने बहुत एहतियात से उसकी कलाई पर ब्लेड चलाया था कि उसकी नस न कट जाए। उसे इस काम का बहुत तजुर्बा था। वो बिना कुछ बोले फर्स्ट एड बॉक्स उठा के इसके पास आया। दर्द इतना ज़्यादा था कि वो कुछ भी ना बोली मगर सूं जारी थी और उसका रोना यानी को तकलीफ़ दे रहा था। इसका दिल चाहा अपना हाथ काट दे जिससे इसने अपनी रूह को तकलीफ़ दी। वो बेबसी से उसके करीब से उठकर बाहर चला गया था। उसे अपने आप से नफरत महसूस हो रही थी। वो रूह की तकलीफ़ों को महसूस करना चाहता था। उसे इसी तरह कमरे में जाता देख कर वो भी न जाने क्या सोचती उसके पीछे आई। कुछ सोच के वो किचन में आया। खिज़र भी उन लोगों को छोड़ के आ चुका था। उसे किचन में देखकर वो भी यहाँ आया। उसे चूल्हे के करीब खड़ा देखा। डेविल, ये पानी क्यों गर्म कर रहे हो? खिज़र ने किचन में आकर पूछा। पानी उबल रहा था। तकरीबन आधे घंटे से ये पानी उसने ऐसे ही चूल्हे पर रखा हुआ था। यानी ने इसकी बात का कोई जवाब न दिया, बस पानी को घूरता रहा। डेविल, खैरियत तो है? तुम मुझे ठीक नहीं लग रहे। खिज़र ने परेशानी से कहा। मैं ठीक नहीं हूँ खिज़र, उसने चूल्हा बंद करते हुए कहा था। लेकिन अगले ही सेकंड जो हरकत यारिम ने की थी उसे देखकर खिज़र शॉक रह गया। यारिम ने अपना दायां हाथ उबलते पानी में डाल दिया। डेविल, क्या कर रहे हो? दिमाग ख़राब हो गया है तुम्हारा? ये क्या हरकत की है तुमने? वो आगे बढ़कर उसका हाथ पानी से बाहर निकालने की कोशिश करने लगा था जबकि यारिम बिना किसी दर्द बिना किसी तकलीफ़ के पानी में हाथ डाले खड़ा था। खिज़र ने बड़ी मुश्किल से उसका हाथ पानी से निकाला। ये क्या किया है तुमने यारिम? तुम्हारा हाथ जल चुका है। उसका हाथ बुरी तरह से जल चुका था। तुम्हें तकलीफ़ नहीं हो रही क्या? खिज़र ने ज़बरदस्ती उसका हाथ खींचना चाहा। नहीं, ये तकलीफ़ कम है, बहुत कम है ये तकलीफ़। इस तकलीफ़ के सामने जो मैंने रूह को दी है। उसने खिज़र का हाथ झटका और दूसरी तरफ आया जहाँ नमक और चीनी वगैरह के डब्बे रखे थे। उसने वहाँ से मिर्च का डब्बा उठाया और खोलकर पूरा डब्बा अपने हाथ पर फेंका। खिज़र इसकी जलन सोचकर इसका हाथ छोड़कर पीछे हो चुका था। डेविल, तुम पागल तो नहीं हो गए? क्या कर रहे हो तुम? हाँ पागल हो गया हूँ मैंने इस हाथ से अपनी रूह को तकलीफ़ दी। मैंने उसका हाथ काट दिया। इस हाथ से इस हाथ को सज़ा ज़रूर मिलेगी। वो ज़ोर ज़ोर से हाथ दीवार पर मारता कोई दीवाना ही लग रहा था। फिर दूसरा डब्बा उठाकर अपने हाथ पर नमक छिड़कने लगा जबकि खिज़र इसकी तकलीफ़ महसूस करता किचन से बाहर निकलने लगा था। मैं फर्स्ट एड बॉक्स ले आता हूँ। खिज़र बाहर आया तो वहाँ दरवाजे के करीब रूह खड़ी काँप रही थी। खिज़र ने नज़र उसे देखा और आगे बढ़ गया। रूह ने किचन की तरफ देखा जहाँ यारिम अपने आप को मज़ीद तकलीफ़ पहुँचाने के लिए कोई चीज़ ढूंढ रहा था। रूह को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो यारिम को इस हालत में नहीं देख सकती थी लेकिन उसके पास जाने का तो सोच भी नहीं सकती थी। आज वो उसका गुस्सा देख चुकी थी। काफ़ी देर वो खुद पर कंट्रोल करती रही। जब बात बस से बाहर हो गई तो वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती उसके पीछे आई। अपने पीछे उसकी खुशबू को महसूस करते वो फ़ौरन पलटा था। तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें आराम करना चाहिए, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। वो उसके दोनों बाजू देखते हुए बोला। जहाँ एक हाथ पे डॉक्टर ने पट्टी बांधी थी और दूसरे हाथ पे उसने खुद। आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं यारिम? उसने यारिम का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा। आप अपना गुस्सा मुझ पर निकालें ना, खुद को तकलीफ़ क्यों दे रहे हैं? क्योंकि तुम मेरा गुस्सा नहीं सह सकती हो। तुम्हें तकलीफ़ में देख कर मेरी जान जाती है। अब जाओ यहाँ से, आराम करो। वो ज़बरदस्ती उसका रुख फेरते हुए उसे भेजने लगा था और एक बार फिर से किचन में नज़र दौड़ाकर अपने लिए कोई चीज़ ढूंढने लगा जिससे वो अपनी तकलीफ़ को मज़ीद बढ़ा सके। यारिम, मेरी बात सुने। रूह ने उसकी तरफ पलट कर कहा जब यारिम ने उसे अपने सीने से लगा लिया। मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से। क्यों नहीं सुनती हो मेरी बात? वो इसे सख्ती से अपने साथ लगाए कह रहा था। इसकी पकड़ में इतनी सख्ती थी कि रूह को अपनी सांस बंद होती महसूस होने लगी थी। यारिम, छोड़े मुझे। वो अपना आप उसे छुड़वाने की कोशिश करने लगी। ऐसे ही मेरी सांसें रुकने लगती हैं जब मुझसे दूर जाने की बात करती हो तुम। वो अभी तक इसे सख्ती से अपने सीने में भींजे हुए बोल रहा था। छोड़े हाथ। पैर मारने की कोशिश में अपने आप को मज़ीद तकलीफ़ पहुंचा रही थी वो, जबकि यारिम ने उसकी ना सुनने की कसम खा रखी थी। लेकिन अगले ही लम्हे यारिम ने अचानक से उसे खुद से दूर किया। जाओ, जाके आराम करो और आज के बाद कोई गलती मत करना। तुम्हें तकलीफ़ देते हुए खुशी नहीं होती मुझे। खुद पल पल मरता हूँ तुम्हें अजियत में देखकर। वो गुस्से में बोल रहा था जब खिज़र वापस आया। रूह, मेरी मदद करो। उसे फर्स्ट एड बॉक्स पकड़ाता यारिम को ज़बरदस्ती चेयर पर बिठाने लगा था। खिज़र ने मुश्किल से ही सही लेकिन यारिम के हाथ की पट्टी कर दी थी।
वो कहीं नहीं जा रही, तुम्हारे पास है और तुम उसे तकलीफ़ नहीं दोगे तो खुद को भी अजियत नहीं होगी, वो उसे किसी छोटे बच्चे की तरह समझाते हुए बोला। और साथ ही रूह का हाथ पकड़कर उसके पास बिठा दिया। ये मैं इसे नहीं, तुम्हें भी कह रहा हूँ, नॉर्मल हस्बैंड वाइफ की तरह रहो तुम दोनों। वो यारिम को समझाने की कोशिश कर रहा था, जिसे शायद इसकी बात कुछ हद तक समझ आ चुकी थी, जिसकी वजह से अब उसके चेहरे पर गुस्से के कोई तासुरात नज़र नहीं आ रहे थे। रूह इसे खाना खिलाओ, खिजर ने कहते हुए उसके हाथ की तरफ देखा और फिर खुद ही शर्मिंदा हो गया। वो जानता था इन दोनों ने पिछले 3 दिन से खाना नहीं खाया। रुको, मैं तुम दोनों को खाना खिलाता हूँ। खिजर मुस्कुराता हुआ इन दोनों के लिए खाना निकालने लगा। अच्छे सर फिरे आशिकों से वास्ता पड़ा है मेरा, वो बुलंद आवाज़ में बड़बड़ाया था। यारिम खुलकर हंसा था, जबकि रूह बड़ी मुश्किल से बड़बड़ाई थी, मैं नहीं, सिर्फ ये। वो कमरे में आया तो रूह सोने की तैयारी कर रही थी। उसे आता देखकर वो समझ चुकी थी कि आज वो अपने रूम में ही सोने का इरादा रखता है। रूह को अपने दोनों हाथों में तकलीफ़ हो रही थी, वो ठीक से दोनों हाथ सीधे नहीं कर पा रही थी। उसकी हालत देखकर उसे रूह पर तरस आने लगा था, जबकि अपने आप पर गुस्सा वो उसके करीब आया था, उसके पीछे जगह बनाकर बैठने लगा। रूह कुछ नहीं बोली और ना ही नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखा। वो उसके पीछे आ बैठा था, पीछे से उसे पकड़कर अपने साथ लगाया, उसका सर अपने सीने पर रखा, फिर उसके दोनों हाथ अपने हाथों में रखे। तुम सो जाओ रूह, तुम्हें तकलीफ़ नहीं होगी। उसके दोनों हाथ अपने हाथों में बिना सहारे के ऊपर रखे हुए था, जिससे वाकई रूह को तकलीफ़ नहीं हो रही थी, लेकिन वो जानती थी ऐसा करने से यारिम को तकलीफ़ होगी। इसका भी तो हाथ जला है, बल्कि उसने खुद जलाया है, लेकिन वो चाह कर भी उसे कुछ नहीं बोल पाई। न जाने क्यों उसे यारिम से खौफ आने लगा था। इतना डर तो उसे यारिम से तब भी नहीं लगा था जब वो उसका हाथ काट रहा था, लेकिन अब जो यारिम ने अपने साथ किया था, इसे इससे खौफ आने लगा था। ये शख्स अपने आप से मोहब्बत नहीं करता और इसके लिए कुछ भी करने को तैयार था। वो लोग मायरा को वापस घर पहुंचा चुके, जिसकी वजह से सारिम अब काफ़ी पुरसकून हो चुका था, लेकिन उसे रूह के लिए बुरा लग रहा था, जो यारिम के साथ नहीं रहना चाहती थी। वो अपनी मर्ज़ी से गई थी वहाँ पे, लेकिन फिर भी सारिम एक आखिरी बार इससे पूछना चाहता था कि वो क्या यारिम के साथ रहना चाहती है। इसीलिए आज उसने रूह के घर जाकर उसे मिलने का फ़ैसला किया था। अगर वो यारिम के साथ नहीं रहना चाहती तो वो कोर्ट के थ्रू उसे तलाक दिलवा सकता था। यारिम इस तरह से किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। वो रूह को ज़बरदस्ती अपने साथ नहीं रख सकता था, बेशक वो इससे प्यार ही क्यों ना करता हो, लेकिन वो उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं करेगा। सुबह यारिम ने अपने हाथों से उसे नाश्ता करवाया। शायद उसे अपने हाथ में बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं थी, या उसके सामने अपनी तकलीफ़ पर कंट्रोल किए हुआ था, जबकि रूह बिना कुछ बोले आराम से उसके हाथ से खाना खा रही थी। अब उसे इस शख्स का कोई भरोसा न था, न जाने ये इंसान क्या क्या कर सकता था। वो बिना सोचे समझे अपने आप को तकलीफ़ पहुंचा सकता था। तो रूह को क्यों नहीं? खिजर ने उसे बताया था कि वो अपने गद्दारों के साथ कैसा सलूक करता है। रूह भी तो गद्दार थी, इतना मत जोर डालो अपने नन्हे से ज़हन पर। उसको सोचों में उलझा देखकर वो बोला, आज शाम बाहर डिनर करते हैं, बल्कि कुछ दिनों में मैं कहीं आउटिंग का प्लान बनाता हूँ। मैं देख रहा हूँ इस सब की वजह से हमारे रिश्ते में बहुत दूरी हो गई है, लेकिन मैं ये सब कुछ ठीक कर दूँगा। सब कुछ पहले जैसा। मैं 1-2 ज़रूरी काम निपटा कर जल्दी वापस आ जाऊँगा। अपना ख्याल रखना। उसके माथे पर बोसा देता निकल गया, जबकि रूह न जाने कितनी देर वहीं बैठे दरवाजे को देखती रही, जहाँ से यारिम निकल कर गया था। मुझे मिसेस यारिम से मिलना है, सालिम ने आकर चौकीदार से कहा। आई एम सॉरी सर, हम किसी को इस तरह से अंदर नहीं भेज सकते। बेहतर होगा कि आप सर की मौजूदगी में आए, वो अदब से माजरत करते हुए बोला था। आप अंदर जाके एक बार रूह को बताएं तो सही कि इंस्पेक्टर सारिम इससे मिलना चाहता है। वो ज़रूर मुझसे मिलना चाहेगी, सारिम ने समझाते हुए कहा। सर, ये बात मैडम को नहीं बल्कि सर को बताना ज़रूरी है, क्योंकि सर की इजाज़त के बगैर कोई अंदर नहीं जा सकता, और अगर आप सीधी तरह से यहाँ से ना गए तो मुझे मजबूरन डेवल सर को फ़ोन करना होगा। इस बार चौकीदार बरहम हुआ, शायद वो भी इसके बारे में जानता था। देखो, मेरी बात को समझने की कोशिश करो, मेरा रूह से मिलना बहुत ज़रूरी है। उसने अपनी जेब से कुछ नोट निकालते उसके हाथ में रखे। सर, ये गलती ना करें, हम इतने गए गुजरे नहीं हैं कि चंद नोटों के लिए अपनी ईमानदारी बेच दें। चौकीदार ने उसी के अंदाज में नोट वापस उसके हाथ में रखे। अजीब ढीठ इंसान है, जाने का नाम ही नहीं ले रहा। रूह बाहर आई तो शिफा को बड़बड़ाते हुए सुना तो झांक कर देखने लगी कि कौन है। चौकीदार ने अंदर आने दो। उसने सालिम को ना देखा था, लेकिन इसकी आवाज़ पहचान चुकी थी। लेकिन मैडम सर ने जितना कहा है उतना करो, वो गुस्से से बोली। तो चौकीदार सर झुका गया, जबकि सालिम अंदर आ चुका था।
वो सारिम को लेकर अंदर आ गई। बैठो रू, मैं तुमसे बहुत ज़रूरी बात करने वाला हूँ। मैं जानता हूँ ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन अगर तुम आसान ज़िंदगी चाहती हो तो तुम्हें ये करना होगा। सारिम ने बात शुरू की थी। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कुछ समझी नहीं हूँ। वो जानती थी कि वो यहाँ इसीलिए आया है ताकि उसे यहाँ से निकाल सके, लेकिन वो समझ चुकी थी कि उसका यारिम से दूर जाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी है। वो कभी उसे खुद से अलग नहीं होने देगा। रू, मैं तुम्हारे लिए तलाक के कागजात बना कर लाया हूँ। अगर तुम इन पर साइन कर दो तो मैं आसानी से तुम्हारी तलाक करवा के तुम्हें यहाँ से भेज सकता हूँ, और फिर यारिम भी कुछ नहीं कर पाएगा। मैं जानता हूँ यारिम जैसे शख्स के साथ ज़िंदगी गुजारना तुम्हारे बस में नहीं है। मैं तुम्हारे लिए बस इतना ही कर सकता था। उसने कागजात उसके सामने रखते हुए पेन उसके हाथ में थमाया। रू ने एक नज़र उन कागजात को देखा जब एक धमाके के साथ दरवाज़ा खुला था। अगले लम्हे सारिम के मुंह पर एक ज़ोरदार मुक्का लगा जिससे वो दूर ज़मीन पर जा गिरा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में कदम रखने की? वो धांटते हुए उसके करीब आया। तो मुझसे मेरी रूह को दूर करना चाहते? उसने सारिम को गिरबान से पकड़कर दोबारा खड़ा किया, जबकि इसकी इस तरह से आने पर रूह कोने में खड़ी डर के मारे कांप रही थी। बहुत लिहाज कर लिया मैंने तुम्हारा, आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यारिम ने उसे एक ज़ोरदार झटका दिया और साथ ही अपनी जेब से पिस्तौल निकाला था, जबकि ज़रा शारिफ तेज़ी से इसकी तरफ आकर उसे थामने की कोशिश करने लगी थी। और खिजर ने बड़ी मुश्किल से उसके हाथ से पिस्तौल निकाला था। वो नहीं चाहता था कि रूह के सामने ऐसी कोई हरकत करे जिससे वो इसे मज़ीद डर जाए। वो तीनों किसी ज़रूरी काम के लिए जा रही थी जब चौकीदार ने फ़ोन पर उसे सारिम के यहाँ आने की खबर दी थी। यारिम अपना काम छोड़कर गाड़ी सीधी अपने घर की तरफ ले आया। क्या करने आए थे तुम यहाँ? क्या कह रहे थे तुम? रूह से वो गुस्से से पूछ रहा था, जबकि शारिफ टेबल पर से तलाक के कागजात उठा चुका था। ये तो तलाक के पेपर हैं, शारिफ ने पेपर देखते हुए कहा। यारिम ने बेयकीनी से रूह की तरफ देखा, फिर न जाने कितनी देर उसकी तरफ देखता रहा, जो कभी यारिम को तो कभी उन कागजात को देख रही थी। इस बार तुमने हद कर दी रूह, तुम्हारी ये गलती वाकई माफ़ी के काबिल नहीं है। बहुत ही शौक चढ़ा है तुम्हें मुझसे दूर जाना, है ना? मुझसे तलाक चाहती हो तुम। आज के बाद तुम्हारे दिमाग में कभी ऐसी बात नहीं आएगी। ऐसा सोचने से पहले 1000 बार तुम्हारी रूह कांपेगी। यारिम गुस्से से कहता उसे घसीटते हुए बेसमेंट की तरफ ले जाने लगा। यारिम, मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में, प्लीज़ मेरा यकीन करें, मेरी बात सुने। रूह उसके साथ खींचते रोते हुए बताने लगी, लेकिन यारिम को उसकी बात की परवाह न थी कि उससे क्या कह रही थी। यारिम ने बेसमेंट में आकर एक दरवाज़ा खोला और रूह को अंदर डाल कर दरवाज़ा बंद कर दिया। ये तुम्हारी ज़िंदगी की आखिरी गलती है। इसके बाद तुम मरते दम तक ऐसा कुछ करने के बारे में नहीं सोचोगी। यारिम दरवाजे के साथ लगकर खड़ा हो गया था, जबकि सारिम को वहाँ से निकाल कर शारिफ और खिजर भी नीचे आ चुके। वो समझ चुके थे इस बार बात यारिम के बस से बाहर जा चुकी है। यारिम, प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर निकालें। क्यों कैद किया है आपने मुझे? ना बाहर निकालें मुझे यहाँ से, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। वो ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाती चिल्ला रही थी। शारिफ भाई, खिजर भाई, कोई तो खोलो, यहाँ बहुत अंधेरा है, प्लीज़ मुझे डर लग रहा है। अपनी बेबसी पर वो रोते रोते और ज़ोर से चिल्लाने लगी, दरवाज़ा खोलो प्लीज़, कोई दरवाज़ा खोलो। ये बहुत ही छोटा सा कमरा था, यहाँ एक से ज़्यादा इंसान खड़ा नहीं हो सकता था। बैठना तो बहुत दूर की बात, यारिम को इससे बहुत दूर ना था, बस कुछ इंच के फासले पर, और इन्हीं इंचों के दरमियान एक दरवाज़ा था जिसकी एक साइड रूह और दूसरी साइड यारिम। इसके सामने शारिफ और खिजर खड़े थे। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, लेकिन यारिम दरवाजे के साथ खड़ा था। उसे रूह की किसी चीज़, किसी पुकार का कोई असर ना था। रूह चिल्लाते चिल्लाते थक गई थी जब इसे लगा कि इसके जिस्म पर कोई चीज़ रेंग रही है। अगले लम्हे इसे पता चल गया था कि वो चीज़ एक बहुत बड़ा सांप है। बेख्तियार उसकी चीख बुलंद हुई, लेकिन दरवाजे के पार खड़े शख्स पर कोई फर्क ना पड़ा था। डेविल, मुझे लगता है। शारिफ आगे एक कदम आगे बढ़ा था। तूने गलती की है शारिफ, उसे सज़ा मिलेगी। मुझसे ज़्यादा प्यार नहीं करते तुम मुझसे। अगर मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ तो तुम भी बर्दाश्त करो, और अगर नहीं कर सकते तो चले जाओ यहाँ से। डेविल के कहने की देर थी, शारिफ से उसकी चीखें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो कमरे से बाहर निकल गया। प्लीज़ निकालो, प्लीज़ निकालो शारिफ भाई, खिजर यारिम, कोई तो खोलो। रूह की सांसें थमने लगी थी, वो चीखें जा रही थी, उसका सारा जिस्म कांपने लगा था। सांप इसके पूरे जिस्म पर रेंग रहा था। रूह को लगा जैसे उसका खौफ से मौत तक का सफ़र शुरू हो चुका है। जारी है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी किया करें। वीडियो पे अच्छे कमेंट्स भी किया करें कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और इस स्टोरी की बकिया एपिसोड रीड करना चाहते हैं तो मेरे चैनल निज़ाम इन्फो का विज़िट करें।
अपना ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।